मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुभाष झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा उनियाल यूकेडी प्रवक्ता हैं और सुरेश सिंह बेरोजगार संघ प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। संजीव वर्मा जी, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, शॉर्ट में आपका वक्तव्य, किस तरीके से देख रहे हैं इस रैंकिंग को? दिव्या जी, देखिए, सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके जो एक सार्थक प्रयास हैं और जो धरातल पर अब दिखाई देने लगे हैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूं। और बड़ा प्रसन्नता का एक विषय है कि जो बेरोजगारी दर है उसमें 3.5% की जो लगातार एक कमी देखने को मिली है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर हम आत्मनिर्भरता की ओर लगभग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहां रोजगार की दिशा में यदि देखते हैं तो पिछले 22 वर्षों में जितना रोजगार मिला उससे कहीं अधिक सरकारी नौकरियां पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमारी सरकार देने में कामयाब रही। जहां पूर्व में नकल माफिया जबरदस्त हावी था और तमाम जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती थी वो सभी नकल की भेंट चढ़ जाया करती थी और युवा पूरी तरह से हताश था। उनके जो जितनी मेहनत थी वो सारी उसके ऊपर वो पानी फेरने का काम नकल माफिया करते थे। किंतु नकल विरोधी कानून माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक बहुत सार्थक कदम था, उन्होंने जब से नकल विरोधी कानून लागू किया युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद से आप देखिएगा किसी भी नियुक्ति में, किसी भी भर्ती परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। तो मैं सोचता हूँ ये एक बहुत एक सार्थक कदम रहा हमारी सरकार का। और जिस तरह से आप ये देखिए, चाहे रोजगार की हम बात करें, चाहे स्वरोजगार की हम बात करें, चाहे हम पलायन को रोकने की बात करें, हर दिशा में हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। जो 2000 विजन 2025 माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 2025 में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। हम उसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 2.5 लाख करोड़ का हमारा लक्ष्य था कि 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य हमने हासिल करना है। लेकिन उस बियॉन्ड लिमिट जाते हुए, जो बियॉन्ड लक्ष्य जाते हुए हमने 3.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया, जिसमें से हजारों करोड़ का जो निवेश वो ग्राउंड हो चुका है। एक युवाओं के अंदर एक जोश भी उससे आया है और एक आशा की किरण भी दिखाई दी है कि उत्तराखंड रोजगार के मामले में हम देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में हम लोग शुमार होने जा रहे हैं और युवाओं का सपना पूरी तरह से साकार होने जा रहा है। जी, हमारे साथ बेरोजगार संघ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कितने उत्साहित आप इस आंकड़े से हैं? 3.5% जो बेरोजगारी दर है वो घटी है और युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। पहली बात तो जो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार का जो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जो जारी ये जो श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी हुई है जी, उसमें मैं सर्वप्रथम पहले बताना चाह रहा हूँ कि ये जो श्रम बल है, श्रम बल यानी काम करने वाले जो लोग हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं या जो फिर काम करने की तलाश कर रहे हैं, उनकी बात की गई है। इसमें जो बात की गई है, पहली बात इसमें ये कही गई है कि जो श्रम बल की भागीदारी में जो उत्तराखंड है जो वो 55.9% से बढ़कर 60.10% पहुंच गई है। यानी कि जो उत्तराखंड में 55.9% लोग रोजगार की तलाश में थे, रोजगार की तलाश में थे या रोजगार के इच्छुक थे, काम करने के इच्छुक थे, उनमें इजाफा हुआ है, वो अब दर पहुंच गई है हमारी 60.10%। दूसरी बात, जो महिलाओं के रोजगार की बात इसमें की गई है, 6.5% का उछाल आया है। यानी कि अब हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियां, हमारी मातृ शक्ति जो है काम करने की इच्छुक ज्यादा हैं, काम करने की तलाश में ज्यादा है। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री जी के
तमाम जो आजू बाजू को जो उनको दिशा निर्देश और मार्गदर्शन और जो उनको ऐसी रिपोर्ट के माध्यम से जो उनको बताते हैं, उनको ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजाफा रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्तियों की संख्या में हुआ है। जहां तक बेरोजगारी दर में जो 3.5% की कमी आई है, तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार के लिए युवा अभी भी परेशान है, युवा संघर्षरत है, युवा तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन परीक्षाओं के परिणाम समय पर नहीं आ रहे हैं। तमाम विभागों के जो अध्यासन आयोग को जा रखे हैं, उन पर भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं। तमाम परीक्षाएं तो हुई, मगर उनके एक 1.5-2 साल से परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। इसमें कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि सरकार की कोई इसमें युवाओं को गुमराह करने की एक मंशा साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं जब रोजगार मिल ही नहीं रहा है तो रोजगार दर घट कैसे रही है। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि इसमें आपने जो ठेकेदारी के माध्यम से जो रोजगार दिया, मनरेगा के माध्यम से जो रोजगार दिया, जो आप आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, ये किसी तरीके की जिस रोजगार की कोई गारंटी नहीं है कि कब आपको पद से त्याग पत्र या छोड़ना पड़ेगा, इसकी कोई बात सामने नहीं आ रही है। तो फिर कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा खेल मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव सर पे और सरकार को बेरोजगारी का जो आलम पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में है, उसका कहीं ना कहीं डर सता रहा है। और इसी डर को जानने की कोशिश करेंगे सुरेश की आखिर वजह क्या है कि ये जो बेरोजगारी दर है वो घटी है। आऊंगी आपके पास। आशीष नौटियाल, बेरोजगारी जी आशीष नौटियाल, आपने जो ये सुना कि 3.5% जो है वो बेरोजगारी दर घट गई है, ये अच्छी खबर है। आप लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि आप लोग हमेशा बेरोजगारी की बात करते हैं, ये तो अच्छी बात है कि 3.5% घट गई बेरोजगारी। अच्छी बात है, युवाओं को अगर रोजगार मिल रहा है अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा सरकार को, सरकार ने ये आंकड़े जो है सांख्यिकी और क्या कहते हैं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार को जो आंकड़े उपलब्ध कराए होंगे, जो सरकार ने बताया होगा कि हमने इतने पदों पर रोजगार दिया, इतने युवाओं को रोजगार, ये तो सरकार के जो आपके साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे आप जान सकते हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि आपने अगर जवाब लेंगे। पहले मैं सबका वक्तव्य ले लेती हूँ। आशीष नौटियाल प्लीज जवाब दीजिए। देखिए मैडम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मसले पे कुछ बोलते तो आप लोग सब कहते कि हम राजनीति कर रहे हैं, पर यहाँ तो स्वयं बेरोजगार संघ वाले आ रखे हैं और उन्होंने ये बात आप लोगों के समक्ष रखी, तो वो तो सच बोल रहे होंगे। वो तो कोई राजनीति करने वाले लोग नहीं है, वो तो अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बात आपके सामने रखी, सबके सामने रखी, तो निश्चित हमें इससे पूरा पता लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं, देखें 2024 के चुनाव जो इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार, तो उसको देखते हुए कोई आंकड़े इन्होंने बनाए या कौन से आंकड़े उठाए, क्या करा, क्योंकि हमें तो बेरोजगारी दिख रही है, हमें युवा आज भी बेरोजगार दिख रहा है। और मैडम मैं आपको एक बात और बताऊं, युवा तो बेरोजगार है ही है, व्यापारी भी बेरोजगार हो गया। जो छोटी मोटी दुकान खोल के घर के बाहर कुछ कार्यक्रम करता था, अपना काम करता था, छोटी मोटी दुकानें जिसने खोल रखी थी, उसने भी दुकानें बंद कर दी है और उत्तराखंड से पलायन करके बाहर जा चुका है। प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, हमने तो देखा है लोगों। तो सरकार बड़ी खुश हो रही है और हमारे संजीव भाई बड़े खुश हो रहे हैं कि बेरोजगारी कम कर दी। अरे आप ये देखें, एक जमाना था जब रोजगार मिल जाते थे, पता भी नहीं लगता था, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी प्रकट होते हैं कि वो रोजगार के लिए जब किसी को अपॉइंटमेंट देना है तो आज 20 अपॉइंटमेंट दे दिए, आज 40 अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए, इसके लिए इनको प्रकट होना पड़ रहा है। तो देखें कितनी बड़ी चीज है इनके लिए रोजगार देना। ये खुद स्वयं प्रकट होते हैं और तब जाके एक लेटर पकड़ाते हैं, लोग शुभकामनाएं देते हैं। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, घोटालेबाज लोग हैं मैडम ये लोग। आज ही इनका एक घोटाला आया, शर्म नहीं आती इन लोगों को, उद्यान घोटाला, आज ही इनका घोटाला आया सामने, जिसमें हाईकोर्ट कहता है कि सीबीआई से जांच करनी चाहिए और इनके मुख्यमंत्री जी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि जांच सीबीआई से ना होने दो, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कि अगर सीबीआई से जांच होगी तो इनके नेता पकड़े जाएंगे। ये वहां पहुंच जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से जो इनके थप्पड़ पड़ा है वो वाकई इस बात का गवाह है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया
उसने बता दिया कि ये बेईमान लोग जो सीबीआई से बचने के लिए अपने नेताओं के नाम को बचाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल सही डिसीजन दिया और आज उत्तराखंड ने मुंगी खाई और उसके बाद फिर खुश हो गए, नकदी से कागज लेके आगे कि हमने तो रोजगार ऐसा बढ़ा दिया कि पूरा देश हमसे सीखेगा। अरे निकम्मो, तुमसे देश क्या सीखेगा? ठीक है, तुमने ठीक है आशीष हाल कर जी, रखा जान है लेते ना, दोनों अंकिता पर्सपेक्टिव हत्याकांड में। समझना जरूरी है, तुमसे एक देश तरफा क्या नहीं सीखेगा, क्या सिखाओगे आप? ठीक है, एक तरफा बात नहीं करते, सभी पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या एक तरफा है क्या है। नेहा उनियाल जी, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि उत्तराखंड की समस्याओं की आवाज तो आप भी उठाते हैं कांग्रेस के साथ साथ, तो क्या आपको लगता है कि जो ये दर है, जो ये रिपोर्ट आई है, सर्वे हुआ है, उससे इत्तेफाक रखती है? दिव्या दर्शनी जी, देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें कांग्रेस का कार्यकाल और बीजेपी का कार्यकाल, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि ये कहने के लिए तो बिल्कुल ठीक है कि डूबते को तिनके का सहारा वाली बात, तो ये कहना तो ठीक होगा। लेकिन अगर हम इसमें आगे अगर बात करें तो जहाँ तक पीएलएफएस की बात है, तो देखिए पीएलएफएस के जो रेशो हैं वो उससे ये कहना कि कितने आपने बेरोजगारों को नौकरियां दी, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि पीएलएफएस का जो संगठन है, जो एनएसओ के अंतर्गत बनाया गया, जिसकी अभी 6ठी रिपोर्ट आई है हाल ही में, तो उसमें ये कहना कि जो उनका आंकलन करने का जो तरीका है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट मैट्रिक्स के द्वारा ही डाटा हमें देते हैं। उनके डाटा के अनुसार यदि हम देखेंगे तो उसमें जहाँ पे बात की जाती है कि महिलाओं को रोजगार के उसमें, तो पहली चीज तो ये कि अभी बेरोजगार जो सुरेश सिंह जी प्रवक्ता, जो बेरोजगार संगठन के प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा कि जैसा कि उन्होंने जो अनुपात दिया है उससे ये कहना कि इतने लोगों को रोजगार मिला, ये बिल्कुल गलत है। इस संगठन के, इस ऑर्गेनाइजेशन से ये नहीं पता चलता कि हमने कितनों को नौकरी दी, इससे यही पता चलता है कि कितने लोग नौकरी करने के इच्छुक हैं या कितनों की जरूरत है जिसके लिए सरकार को उतनी नौकरियां निकालनी है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, पीएलएफएस में जितनी चीजें, जैसे कि महिलाओं के लिए यदि बात करें कि उसमें जो श्रम बल बढ़ा है, तो देखिए श्रम बल तो बढ़ा है, लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें, इससे एक चीज इंटरकनेक्टेड और भी है। अगर हम प्रदेश की बात करें तो इस समय पर उत्तराखंड महिला सुरक्षा के नाम पर 6ठे नंबर में अपराध के तौर पे देखा जाता है। यदि आप उसको देखेंगे तो इस टाइम पर महिलाओं की जब आप बात करते हैं कि श्रम बल तो बढ़ रहा है, यानी कि जो यहाँ की महिलाएं हैं वो काम करने की इच्छुक तो हैं, पर आपकी सरकार उनको काम दे नहीं पा रही, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही। जब व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं होगा तो वे कार्य कैसे करेगा? ठीक। सुभाष झा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि राजनीतिक दलों की अपने अपने विचारधारा हो सकती है, पर एक पत्रकार के तौर पर आपने जब ये रिपोर्ट देखी तो आपको क्या लगा, क्या एनालिसिस आपका कहता है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो आंकड़े हैं, ये 4 साल 5 साल के लगातार के आंकड़े हैं जो सरकार ने आज जारी किया है। होना तो ये चाहिए था कि हर साल की रिपोर्टें अलग अलग आती, तब आप देखती तो आपको लगता कि ये सीरीज में हम कहाँ गए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस रोजगार की दुहाई सरकार दे रही है उसमें उन्होंने किन किन चीजों को सैंपल के तौर पे लिया, ये बात इसका जिक्र होना चाहिए था। हमारे संजीव जी इसका करेंगे, जो उसमें इन्होंने, चूंकि इन्हीं के एक नेता, मैं चर्चा चली इसलिए प्रसंग बस बोल रहा हूँ, इन्हीं के एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे संजीव जी को भारी हो जाएगा, इन्हीं के एक बड़े नेता ने कहा कि भीख मांगना भी जो है रोजगार है, तो गलती से कहीं उसका भी डाटा तो नहीं जोड़ लिया गया। एक बात। दूसरी बात, जो उत्तराखंड से पलायन कितना हो रहा है और उत्तराखंड में जन्म दर कितना है। जन्म दर, जो बच्चा आज जन्म ले रहा है वो 18 साल बाद, 20 साल बाद वो रोजगार मांगेगा, कल जो बच्चा होगा वो कल मांगेगा, परसों का परसों मांगेगा, मतलब ये सीरीज। तो उस सीरीज में हमारा अनुपात क्या है, फिर जो हम पलायन दर, जन्म दर और उसके बाद हम रोजगार दर, इस दर को जब एक जगह कंक्लूड करते तब हमारा रियल डाटा उत्तराखंड का आता कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, किस पोजीशन पर खड़े हैं। हाँ, यह जरूर सुखद लगता है कि इसके लिए अगर यह वाकई ऐसा है तो यह वाकई हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन यह संतोषजनक खबर नहीं है, यह शुभ खबर है। ये प्रवृत्ति और बढ़नी चाहिए, 3 से 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ये 3% कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है, इसलिए कि जहाँ लाखों लोग बेरोजगार हैं वहाँ 3% में ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन 3% दर से भी अगर गिर रहा है तो ये स्वागत योग्य कदम है। संजीव वर्मा जी, जब आप लोग कहते हैं, अभी सबने अपना वक्तव्य दिया और यहाँ पर कहा गया कि श्रम बल की बात यहाँ पर की जा रही है, रियल पैरामीटर क्या है? क्योंकि एक रिपोर्ट
अक्टूबर महीने में भी आई थी, जिसमें कहा गया कि जो 15 से 29 साल के जो युवा हैं उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उत्तराखंड में। यानी कि क्षेत्रफल की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए, अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को भी उत्तराखंड ने पछाड़ा है, यानी कि युवा बेरोजगारी यहाँ सबसे ज्यादा है। तो पैरामीटर्स क्या तय किए गए हैं, किस बिना पर ये 3.5% की घटौती हम बात करें? दिव्य जी देखिए, रोजगार का मतलब केवल सरकारी रोजगार से नहीं होता। और यदि हम सरकारी रोजगार की भी बात करते हैं तो मैंने जैसे पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि जितने रोजगार, सरकारी रोजगार हमने 22 वर्षों में दिए हैं, हमारी सरकारें भी रही, कांग्रेस की भी सरकारें रही, हम सभी की यदि एक सिरे से आकलन करते हैं तो जितना रोजगार 22 साल की 4 सरकारों में मिला, उससे कहीं अधिक पिछले साल 1.5 साल में जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की हमारी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, उससे कहीं ज्यादा रोजगार, सरकारी रोजगार इसमें मिला। और रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के विभिन्न साधन, उसमें चाहे हम होम स्टे की बात करें, सोलर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, जैविक खेती की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो स्वरोजगार के नए नए साधन सरकार के द्वारा डेवलप किए गए। रोजगार का मतलब होता है कि हमारा घर चलना चाहिए, हमारी आजीविका का एक साधन हमको मिलना चाहिए, हमारे पास बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। अपना घर पालने के लिए जो एक प्रचुर साधन जो सरकार उपलब्ध करा रही है, और इसमें सबसे एक सुखद बात यह है, उत्तराखंड की 6 लाख महिलाएं जो विभिन्न एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और जो अपनी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक रूप से वो कैसे सुदृढ़ हों, उसके ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। चाहे उनको ऋण देने की बात हो, 0% पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके जितने उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार कर रही है। उनको किसी भी प्रकार की न कच्चे माल की कोई दिक्कत हो, और इस प्रकार से लगातार काम कर रही है। तो मैं सोचता हूँ सरकार अपनी तरफ से, चाहे रोजगार की हम बात करें, स्वरोजगार की बात करें, चाहे सरकारी नौकरी की बात करें, चाहे हम प्राइवेट नौकरी की बात करें, तो सरकार का जो ध्येय है कि लेकिन संजीव जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, आपने बताया, लेकिन यहाँ पर बेरोजगार संघ के जो प्रवक्ता है वो ये कहते हैं कि ठीक है, आपने यहाँ पर नकल माफियाओं को दूर कर दिया, उससे आपकी एक कंसिस्टेंसी जो है आ गई है कि वहां पर नकल नहीं हो रही है, तो रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। लेकिन उनका सवाल ये है, एक तो भर्ती निकलती नहीं है, निकलती है तो रिजल्ट्स बहुत देर में आते हैं, और रिजल्ट्स आ भी जाए तो जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें इतना नियुक्ति में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये तो फिर एज बढ़ाने वाली बात हो गई। जो बच्चा आज प्रिपेयर करके एग्जाम दे रहा है, पहले वो एग्जामिनेशन का इंतजार करे, फिर वो उतने साल रिजल्ट का इंतजार करे, फिर रिजल्ट आने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार करे, तो आपको लगता नहीं कि तुरंत ही सब कुछ हो जाए तो तब रिजल्ट्स बेहतर नजर आएंगे? दिव्य जी देखिए, सरकार ने इस और बहुत गंभीरता के साथ कदम उठाया है। जो पहले परीक्षाएं होती थी और सालों सालों उनके परिणाम नहीं आते थे, उसके ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। अब कोई भी परीक्षा होती है, ये सरकार का प्रयास रहता है, और जो तमाम जितने विभाग उससे जुड़े हुए हैं, जो परीक्षाओं के परिणाम घोषित करते हैं और आगे की इंटरव्यूज वगैरह में हमने एक तरह से लगभग समाप्त कर दिए हैं, जो पहले घोटाले घपलों का एक प्रमुख कारण हुआ करते थे। तो बच्चों को राहत देने का बहुत बड़ा काम सरकार के द्वारा ये किया गया है। और परीक्षा परिणाम अभी विगत दिनों एक परीक्षा हुई थी जिसका परिणाम मैं सोचता हूँ एक माह के अंदर अंदर आ गया। तो कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है, कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, लेकिन सरकार का प्रयास ये है कि परीक्षाओं के परिणाम जल्दी से जल्दी आए, और पूरी तरह से नकल माफिया को हमने नेस्तनाबूद करने का जो कदम उठाया है, उससे मैं सोचता हूँ युवाओं के अंदर जो आत्मविश्वास का एक भाव जागृत हुआ है, और हमारा युवा आत्मनिर्भर बन रहा है, हमारा प्रदेश भी आत्मनिर्भर
बने और विकसित राज्य बने, उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ सबको एक सकारात्मक रुख रखना चाहिए और सकारात्मक दृष्टि इसके ऊपर रखनी चाहिए। सरकार के जो कदम है उनको, जो अच्छे कदम है उनको अप्रिशिएट करने का भी एक आदत बनानी चाहिए। और मैं अपने ये जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष आज सुरेश जी, प्रवक्ता, हाँ प्रवक्ता जो जुड़े हुए हैं, हमारे युवा भाई हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं हमेशा आलोचना से बचिए और जो सरकार अच्छे काम कर रही है उसको भी अप्रिशिएट करने की एक आदत बनाइए अपनी। सुरेश, आपने जवाब सुना, बीजेपी प्रवक्ता से आप जवाब चाह रहे थे, कितने संतुष्ट हैं? और क्रिटिसिज्म की बात जहां तक की जा रही है, क्या आप लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर आपको सरकार के द्वारा किए गए काम दिखाई देते हैं, उनकी सराहना आप लोग कर सकते हैं? देखिए, सरकार के कामों की सराहना हम जरूर करते हैं हम सराहना, किंतु इन लोगों ने जो युवाओं के साथ किया है वो नाइंसाफी है। युवाओं के साथ इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया है। ये अभी कह रहे थे कि कई परीक्षाओं के परिणाम हमने बहुत जल्दी आपको दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पिछले सोमवार को लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी गिरधारी सिंह रावत जी से मिले और तमाम परीक्षाओं का हमने वहाँ जिक्र किया, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस वेटिंग का हो, वन आरक्षी का हो, आपका सचिवालय रक्षक का हो, पीसीएस का हो, एआरओ का हो, ये तमाम परीक्षाएं हैं। मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है अभी पूरा, किंतु मैं इनको तमाम परीक्षाएं हमने गिरधारी सिंह रावत जी को भी गिनाई और तमाम परीक्षाएं हमने इनको भी गिनाना चाह रहा हूँ कि ये तमाम परीक्षाएं पिछले 1 साल से 1.5 साल से पहले आयोग ने आयोजित करी और उसके बाद अभी तक इतना समय गुजर जाने के बाद परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। और ऊपर से आयोग के सेक्रेटरी कहते हैं कि हम रिजल्ट आज निकाल रहे हैं और आज निकाल, उस पिछले सोमवार से लेकर इस सोमवार तक 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद जब हमने फिर पुनः मंगलवार को आयोग जाने की मंशा जाहिर करी और सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली, तो आयोग ने रातों रात रिजल्ट निकाल दिया। कहीं ना कहीं युवाओं का खौफ है इनमें, बेरोजगार संघ का खौफ है आयोग में भी, किंतु सरकार अभी भी नहीं जाग रही है। झूठे आंकड़े प्रस्तुत कराकर कि आयोग ने इतने 6,635 पदों की बात पिछले दिनों आयोग ने सामने रखी। जब उन आयोग के सचिव से ये बात जानना चाहा कि आपने इतने पद कब भरे और इतने पदों पर अगर आपने विज्ञापन जारी किया है तो सिर्फ विज्ञापन जारी करने से नहीं हो जाता है। 6,635 युवाओं की कम से कम ज्वाइनिंग हो, लेकिन कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिस भर्ती में इन्होंने फुलफिल किया हो, जिन भर्ती को इन्होंने पूरे पदों पर ज्वाइनिंग दी हो, ऐसी एक भी भर्ती नहीं है। और अगर कोई भर्ती है तो जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं तो कोई ऐसी भर्ती गिना दे जिसका पूरा परिणाम आयोगों ने घोषित किया हो, चाहे वो यूकेएसएससी हो चाहे वो यूकेपीएससी हो, कोई दोनों आयोगों में से एक भी आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी करते हुए पूरे पदों पर ज्वाइनिंग नहीं दी है। दूसरी बात कह रहे हैं कि सरकार की सराहना हम किस पद पर करें। जिस नकल विरोधी कानून की ये बात कर रहे हैं वह नकल विरोधी कानून का इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। आज भी जेई के जो नकल माफिया थे, जेई में जिन्होंने नकल पकड़ी गई जिनके पास, उन लोगों को इन्होंने फिर पुनः परीक्षा में बैठने का मौका दिया। अभी कह रहे हैं कि सरकार पर भरोसा करने की जहां तक बात है, उद्यान विभाग में एक घोटाला चल रहा है, घोटाला हुआ है, उसको रोकने के लिए हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीबीआई जांच करवाइए। सरकार मेरे भाई बेरोजगार सीबीआई जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सर प्लीज उनको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन सुरेश, हम यहाँ पर घोटाले, ये तो विपक्ष की बात है, ये तो विपक्ष के तौर पर बात है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर युवाओं की जिससे आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई सब अपने अपने हिस्से का बोले तो अच्छा रहेगा क्योंकि इल्जाम यहाँ पर पहले लग जाते हैं। ठीक है सुभाष झा जी, मैं सिर्फ एक बात समझना चाह रही हूँ सुभाष झा जी, यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा गया पिछले 22 सालों की सरकार, आप समझ रहे पिछले 22 सालों की सरकार में सुभाष झा जी, बीजेपी की सरकार हो कांग्रेस की सरकार हो, तो इतने सालों में कहाँ कमी रह गई जो 1 साल में पूरी हो गई है? देखिए बड़ी सीधी बात है। अभी संजीव भाई एक बात बोल रहे थे जिस बात पर शायद दिमाग नहीं गया होगा किसी का। इन्होंने बड़ी सफाई के साथ कहा कि ये घोटाला चल रहा था, 1.5 साल से हमने लगाम लगा दिया। तो 1.5 साल से ये जो लगाम लगा, ये 6 साल से सरकार फिर किसकी थी? इन्हीं के लोग शामिल थे ना उस घोटाले में, इन्हीं के लोग इनके काम कर रहे थे ना। उसको अंजाम कौन दे रहा था? उसको अंजाम कौन दे रहा था? इन्हीं के लोग दे रहे थे।
और उसमें इनके कई मंत्रियों के नाम आए जिन्होंने अवैध बहालियां की विधानसभा में। तो खैर ये अलग मसला है। मूल मसला ये है कि देखिए अभी जिस जो डाटा जारी किया गया है उस डाटा का ये बेस संजीव भाई को बताना पड़ेगा कि उस डाटा का बेस क्या है। आपने जो सिलेक्शन किया, जो इस आधार पे हम बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर उत्तराखंड में कम हुई, ये अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं कि सरकार ऐसा काम करे तो ये स्वागत योग्य बात है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए धामी सरकार को। लेकिन आपने उसका बेस क्या बनाया? चूंकि अभी जो बहुत सारे लोग जो इस 6 महीने में सरकार इंक्रोचमेंट हटवा रही है और सरकार ने इंक्रोचमेंट हटवाया, ठीक है, मैं नहीं कहता कि अतिक्रमण होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण भी एक बाध्यता है। जो छोटे लोग हैं वो कहाँ जाएं, क्या करें, उनकी गरीबी के कैसे दूर हो, उनकी रोजी रोटी कैसे चले, जो ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, उनको आपने उजारा, आज भी सरकार उजाड़ रही है, हटवा रही है। तो ऐसे तथ्य में सवाल है कि मैं ये नहीं कहता कि ये अतिक्रमण जो है वो सही है, लेकिन मूल सवाल ये है कि वो लोग जो बेरोजगार हुए फिर उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था क्या हुई, उनके रोजगार का क्या व्यवस्था हुआ, उनको आपने कहाँ शिफ्ट किया, और फिर इस डाटा को आपने उसमें मेंशन किया नहीं किया। ये पिछले साल की भी बात है, इसी साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज देखने की जरूरत है। ये संजीव जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, सरकार में बैठे हुए हैं, इनके पास सूचना है, ये बताएंगे। ठीक है, संजीव जी से भी जवाब लेंगे, लेकिन आशीष नौटियाल जी, बार बार कांग्रेस को ये सलाह दी जाती है बीजेपी द्वारा कि आप लोग क्रिटिसाइज मत करते रहा करिए, कम से कम अच्छे पॉइंट्स निकाल लीजिए या सजेशंस ही दे दीजिए, और उस समय पे आप लोग बोलते हैं कि हमारी सुनता कौन है। तो फिर जब आप आवाज उठाते सुनने वाला कोई नहीं, तो फिर आपकी आवाज बेमायने हुई। बाहर अंधेरा है, सब देख रहे हैं अंधेरा है, सब कह रहे हैं अंधेरा है, पर संजीव भाई कह रहे नहीं मैंने कागज में लिखा हुआ उजाला है, मान जाओ। कैसे मान जाए? अरे बेरोजगार दिख रहे हैं हमें, और बेरोजगार वाले तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, बेरोजगार वाले हमारे सामने बैठे हैं और बता रहे हैं, और ये कह रहे नहीं उजाला बहुत तेज हो रहा, सबको रोजगार मिल गया, कैसे मान जाए? आप ये देखें, अभी आप नकल विरोधी कानून की बात कर रहे थे कि नकल के ऊपर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, नकल विरोधी कानून बना दिया। ऐसा कानून बना के रख दिया कि जो नकल के लिए बताएगा कि नकल हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, उसको उठा के जेल के अंदर डाल दोगे। बताओ कौन बताएगा आपको, कौन शिकायत करेगा? इतने बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं मैडम, धर्म विरोधी, युवा विरोधी, सब विरोधी, देश विरोधी, सब सारी एक्टिविटी इनके अंदर घुसी पड़ी है। अब बताएं, आप कह रहे कांग्रेस कह रही है, अरे आपने कहा था 2022 तक हर किसी को मकान देंगे, आप मकान नहीं दे पाए। आपने कहा गंगा साफ करेंगे, आप गंगा साफ नहीं कर पाए। 100 दिन के अंदर ऐसा कानून बना के लाऊंगा, चेंज कर दूंगा सब कुछ, और काला धन लेके आ जाऊंगा, वो नहीं कर पाए। आप नाम तक उजागर नहीं कर पाए। हर जगह तो झूठ, काला धन आप नहीं लाए, आपने स्मार्ट सिटी आप नहीं बना पाए, आपने करा क्या? तो यही तो आप लोगों से बार बार सवाल है आशीष नौटियाल जी, जब आपको सब कुछ दिख रहा है, आप कह रहे सब अंधेरा अंधेरा सबको नजर आ रहा है, लेकिन उजाला दिखाई दे रहा है। आपकी सरकार चली गई सर, भारतीय जनता पार्टी की जब विपक्ष में थी, आपकी सरकार थी, उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई को लेकर इतनी आवाज बुलंद की कि सरकार गिरा दी, और आज आप लोग विपक्ष में बैठ के कहते हैं हम बेसहारा हैं, असहाय हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर आप किसको कमजोर मानेंगे? ये नहीं मैडम, देखो इन्होंने धर्म का चोला पहना है और धर्म विरोधी है, ये दिख गया है। सारे शंकराचार्य एक बात कह रहे हैं, अलग ही चल रहे हैं। धर्म की बात नहीं करते, धर्म तो फिर आप पता है टॉपिक बिल्कुल उलट हो जाता है, धर्म नहीं लाते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं। मैडम ये जादू चल कौन सा रहा है? रोजगार का नहीं चल रहा है, महंगाई का ही नहीं चल रहा है। 2013 की बात अगर करें, जब चुनाव हुआ था तो गैस सिलेंडर 5 रुपए के लिए सरकार गिराने का काम कर रहे थे। आज गैस सिलेंडर मुद्दा ही खत्म हो गया। आज तो धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हम खतरे में है, देश खतरे में है, पता नहीं क्या कर दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई पूरा सब कुछ खतरे में, और ये इस खतरे को डरा डरा के राजनीति कर रहे हैं। तो यही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? आज आप बताएं ना मैडम, आज क्या बात होती है महंगाई की? कौन कर रहा है बताए महंगाई की बात? आज जनता को अगर बोल भी दो किसी को, तो जनता भी कहती नहीं नहीं हम बच्चे रहेंगे तो बात है, या तो मर जाएंगे। ये इन्होंने ऐसा बना के रख दिया माहौल। अब इन्होंने जो भी करा, जो हुआ, जनता ने 10 साल इनको देख लिया, अब जिंदगी भर थोड़ी देखने वाली है। अब अगर 2024 में गलती से सरकार इनकी आ जाए तो गैस सिलेंडर तो 4000 रुपए का हो जाएगा। कहां से एक आम आदमी, गरीब आदमी गैस सिलेंडर बना पाएगा? तो हर जगह आज आप देखिए, उत्तराखंड के अंदर देख लें,
ये कह रहे हैं रोजगार दे दिया, उत्तराखंड के अंदर जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े हमारे जो पूर्व इलाके हैं वहाँ जंगली जानवर आ जा रहे हैं, उससे सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ये कर क्या रहे हैं, राज्य के अंदर कर क्या रहे हैं? सीबीआई जांच के नाम पर ऐसा क्या कर प्रतीत रहे होता हैं? है इन सब बातें सुनकर कि विपक्ष के कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि आप भी विपक्ष में, इसलिए जानना जरूरी है कि अगर वोट पहले जनता देती थी, अब बात होती है धर्म का चोला पहना हुआ है तो धर्म की पट्टी पढ़ाई जा रही है, उस बिना पर लोग वोट दे रहे हैं। फ्री का राशन बांट दिया तो लोग वोट दे रहे हैं। क्या वोट इतना सस्ता हो गया है? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, सबसे पहली चीज़ कि धर्म के नाम पर मैं हमेशा अपनी डिबेट पे ये ज़रूर बात करती हूँ कि धर्म के नाम पर राजनीति करना ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी भी, क्योंकि जब हम प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश में बहुत सारे पंथ के लोग साथ ही रहते हैं और सभी के लिए एक ही कानून व्यवस्था होती है। तो धर्म के नाम पर तो राजनीति करना, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई जनता आती है, ये पूर्णतः बिल्कुल ही गलत बात है इसको कहना। लेकिन वही है कि राजनीतिक पार्टियां हैं तो कुछ कहना है, तो मुझे नहीं लगता कि धर्म के नाम पर राजनीति करना कोई सक्सेस एक कार्य है, मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन जहां तक बात करते हैं बेरोजगारी की, तो देखिए बेरोजगारी पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब हम अपने प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश में भी, जहां तक, जैसे कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, कि कांग्रेस और बीजेपी के जब हम कंपैरिजन में बात करते हैं तो कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, ये तो बीजेपी की सरकार में हमें समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं PLFS की रिपोर्ट से, जो आज का मुद्दा भी है, तो उसकी अगर हम उसके आधार पे बात करें तो देखिए उसमें ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो काम मिल भी रहा है ना, वह किस प्रकार का है, वे उसकी गुणवत्ता क्या है, जो जॉब मिल भी रही हैं, क्या वे जो व्यक्ति रोजगार कर भी रहा है उसमें क्या क्या, उसको किस तरीके का काम वो कर रहा है, उसको रोजगार किस तरीके के मिल रहे हैं, क्या वे स्थायी हैं, क्या वे नियमित वेतन वाले हैं। इस पर चर्चा करना भी बहुत मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण विषय है। देखिए PLFS की जो आंकलन होता है उसके अनुसार तो जो डाटा बनाया जाता है उसमें अगर एक व्यक्ति ने पूरे सप्ताह में केवल एक दिन में 1 घंटा भी कार्य किया तो उसका वो रोजगार काउंट होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बढ़ते हुए महंगाई पर तो आप कोई कंट्रोल कर नहीं पा रहे, है ना। लेकिन तो आप बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं आपको रोकना नहीं चाहती हूँ नेहा जी, लेकिन आप भी विपक्ष में बैठी हैं और पहाड़ के मुद्दों से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, उसे उठाते हैं, यूकेडी यहीं से जनित पार्टी है, तो आप लोगों से जनता या फिर युवा जो है रिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब आप लोग उठाते हैं, आरोप लगाना बहुत आसान है, बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, आप तो क्षेत्रीय दल हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, इन 22-23 सालों में जिस तरीके से, जिस समय पे उत्तराखंड, इसके लिए फिर हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अगर ये वाली जो आपने क्वेश्चन एक पूछा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपके माध्यम से ये जनता को बताना भी चाहूंगी कि यूकेडी हमेशा से क्षेत्र के हित में ही बात करती आई है। और जहां तक कि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की वह जननी है, तो उसके बारे में एक मुझे लगता है कि जो जननी है वो अहित तो कभी सोच ही नहीं सकती। तो सबसे पहली चीज कि जब 22-23 साल में जहां तक रिलेट करने की बात है, तो देखिए उत्तराखंड का जो वासी है वो बहुत ज्यादा भोला है। तो 22-23 साल ये जो राष्ट्रीय पार्टियों ने जो अपनी राजनीति चमकाई, इन्होंने समय समय पर यहाँ के युवा को, यहाँ की जनता को बरगलाया है नए नए वादे करके। और इसीलिए इन 22 से 23 सालों में आज की डेट ये कहती है कि यहाँ पे लोग त्रस्त हो चुके हैं, और अब वो क्षेत्रीय पार्टियों से रिलेट भी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि प्रदेश के लिए अगर यदि कोई हित में सबसे आगे यदि कोई हो सकता है तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी ही हो सकती है। तो जहां तक हम बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी पे जैसे कि मैं अभी कह रही थी कि PLFS के आधार पे अगर हम बात करें, जो कि आज का टॉपिक भी है, तो उस पे अगर हम आए तो उसके आधार, देखिए उसका आकलन ये कहता है कि अगर हमने सप्ताह में 1 दिन भी काम करा, 1 दिन में मात्र 1 घंटा भी यदि काम करा, तो आप रोजगार कर रहे हैं। लेकिन उस 1 घंटे के वेतन से क्या वे अपना घर चला पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए महंगाई जहां पे बढ़ती जा रही है, इन 6 सालों में आप देखिए, जो इन कुछ सालों के अंदर जो वेतन की जो आय है वो कितनी, उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है। जहां हम बात करते हैं श्रम बल की, महिलाओं के
श्रम बल बढ़ने की। तो देखिए श्रम बल तो बढ़ेगा ही ना, जब एक घर के एक मेल पर्सन से आय से घर नहीं चलेगा तो देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर दो को आगे आना ही पड़ेगा। तो इच्छुक तो इसलिए भी हैं, एक कारण ये भी है श्रम बल में महिलाओं की वृद्धि होना, उसका एक कारण ये भी है। लेकिन वहीं हम इस चीज को भी नहीं झुटला सकते दिव्यदर्शिनी जी कि प्रदेश के अंतर उत्तराखंड महिलाओं के अपराध में जब हम बात करते हैं कि वे नौकरी करने की तो इच्छुक हैं, पर उनको आप सुरक्षा का माहौल क्या दे पा रहे हैं? संजीव वर्मा जी, यहाँ पर बार बार एक बात आ रही है, आपने हर चीज बताई, आपने महिलाओं के प्रति जो महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजनाएं जो आप लोग चला रहे हैं, युवाओं के लिए क्या काम हो रहे हैं, नकल विरोधी कानून, सब चीजें में बात हो गई, बेस की बात कही जा रही है और जो अलग अलग एग्जाम्पल कोट किए जा रहे हैं, चाहे आप एक दिन भी काम करते हैं एक पूरे हफ्ते में, उसको भी रोजगार में कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो पूरा सर्वे है वो किस बेसिस पे हुआ है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में ओवरऑल जो है बेरोजगारी दर घटा है? दिव्य जी देखिए, ये जो सर्वे होता है ये उत्तराखंड सरकार नहीं करती, बल्कि जो सेंटर की हमारी बॉडीज हैं ये पूरा एक नेशन वाइड होता है और तमाम जितने भी राज्य हैं उनका एनालिसिस होता है और उनके आधार पे एक रैंकिंग होती है, कहाँ पर कितना रोजगार बढ़ा है, कहाँ कम हुआ है, उसी के हिसाब से कहीं घटती है रैंकिंग, कहीं रैंकिंग बढ़ती है। और जैसे मेरी बहन उनियाल जी अभी बोल रही थी कि 1 घंटे भी किसी ने रोजगार किया है तो उसकी श्रेणी में आ जाता है, तो ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका में होता है कि 1-1 घंटे का पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पर इस तरह का वो नहीं, आप भरमाइए मत, बरगलाइए मत इस तरह की बातें करके। और मैं सोचता हूँ निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ा है और हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है और लगातार रोजगार को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो उस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे जो जिसमें ये कहा गया कि 15 से 29 साल की उम्र के जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी दर बढ़ी है? दिव्य जी देखिए, मैंने पहले भी कहा सरकार लगातार रोजगार के सृजन में काम कर रही है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वरोजगार हो। सरकार का उद्देश्य ये है कि कोई भी हाथ खाली ना रहे, उसके लिए लगातार काम कर रही है। जब मैंने पहले भी बोला आपको, जितनी हमारी मातृ शक्ति है, हम 30% जो क्षैतिज आरक्षण देने की बात हुई है, ये केवल और केवल उत्तराखंड में ही संभव है, उत्तराखंड में ये हो रहा है। और जिस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे मातृशक्ति की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे मतलब अब जितने भी मुद्दे हैं, उत्तराखंड नंबर 1 की दिशा में आज है। और यहाँ पर केवल रोजगार की बात हो रही है, तो अभी जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसमें जितना हमारे 3,54,000 करोड़ के जो MOU साइन हुए, वो जब पूरा ग्राउंड हो जाएगा, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट ऐसा बन के उभरेगा जो विकसित स्टेट की श्रेणी में भी होगा, आत्मनिर्भर स्टेट की श्रेणी में भी होगा। और मैं सोचता हूँ अभी हम पलायन की कई बार बात करते हैं, तो रिवर्स पलायन में भी उत्तराखंड नंबर 1 होगा जब हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रोजगार होगा। तो मैं सोचता हूँ जितना युवा आज हमारा अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जा रखा है, वो युवा भी मैं सोचता हूँ रिवर्स पलायन करते हुए उत्तराखंड की ओर आकृष्ट होगा। तो मैं सोचता हूँ आप थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और हर समय सरकार को कोसने का ये जो एक प्रलाप, सरकार के प्रयासों का कोई खंडन नहीं कर रहा है, लेकिन परेशानी युवाओं को तब होती है जब उम्र निकल जाती है और पेपर देने में जो है कई बार ऐसा होता है कि कितने सालों से युवा पेपर देते हैं। और ये आप भी जानते होंगे कि इसके प्रदेश के कितने सारे युवा हैं जो इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और सालों सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। कभी एग्जाम निरस्त हो जाते हैं, कभी एग्जाम करवाए तो दिए जाते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं होते हैं और एज ऐसी निकल जाती, नियुक्ति तक नहीं मिलती। तो आप उनका दर्द समझ सकते हैं, ये एक सवाल है उनकी तरफ से। जी दिव्य जी देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। और हमारे जितना उत्तराखंड का युवा है, युवतियां हैं, जो भर्ती परीक्षाएं देती हैं और देते हैं, तो अभी जिस समय कोरोना काल हुआ था
सरकार ने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए उनका 1 साल बर्बाद ना हो, क्योंकि 1-1.5 साल कोरोना की भेंट चढ़ गया तो जो एज है, एज में शिथिलता बरतने का भी काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तो मैं सोचता हूँ सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, पूरी तरह युवाओं के साथ है और आपके सुखद भविष्य के प्रति सरकार लगातार काम कर रही है। आपको सरकार को मौका देना चाहिए और हर समय सरकार को कोसने का जो आपका क्रम है और जो आपकी आदत बन गई है उससे बाहर निकलना चाहिए। और आपके पास यदि कोई अच्छे सुझाव हैं, अपने सुझाव सरकार को दीजिए, सरकार आपके सुझाव पर भी काम करेगी और मैं सोचता हूँ ये आपके लिए बेहतर होगा और हमारे प्रदेश के लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सुरेश, आपसे ही शुरू करूंगी। शॉर्ट में बताइए कि अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से इन आंकड़ों के बाद? देखिए, हमारी उम्मीद तो धीरे धीरे जवाब देने लगी है। पिछले 315 दिनों से सीबीआई जांच की मांग के लिए बैठे हुए हैं एकता विहार धरना स्थल पर। सरकार के मुखिया खुद कहते हैं कि हम पेपरों का कैलेंडर खत्म होने के बाद सीबीआई जांच लाएंगे, लेकिन आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई है। युवाओं का भरोसा मुख्यमंत्री जी खो चुके हैं। कहीं कोई उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जा रही है। पुलिस मेरे भाई कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। मत घबराइए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए। कोई किसी का प्रवक्ता नहीं होता। नहीं, विपक्ष के प्रवक्ता मत बनिए। यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं होता है सर, प्लीज अब उनको अपनी बातें रखिए। युवाओं के साथ अन्याय मत कीजिए, यही सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक युवाओं की बात को पहुंचाइए और युवाओं का शोषण करना बंद करिए। जिन परीक्षाओं पर भर्तियां हो रही है उनके परीक्षा परिणाम जारी करिए। सरकार युवाओं के साथ है, सरकार युवाओं के साथ है, ठीक है। सरकार युवाओं के सुखद भविष्य के साथ है। देखिए मैडम, चुनाव नजदीक है, सरकार इधर उधर की बातें करेगी, जनता को गुमराह करेगी और हम आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लूटा। आपने हमारे उत्तराखंड को लूट खाया है, हमारे युवाओं को लूट खाया है, हमारी महिलाओं अरे जब वीडियो भर्ती के घोटाले करते थे, आप अपनी डिस्कशन खत्म हो गया और आपकी सरकारें उसके अंदर शामिल जाते हैं, अपना उत्तराखंड लूट खाई। ठीक है, प्लीज नेहा जी शॉर्ट में भूल जाते हैं। उत्तराखंड कौन सी कार्यवाही प्लीज करी, बीजेपी कौन सी कांग्रेस से जांच हटा दीजिए करवाई, डिबेट को आप प्लीज। आप बताइए लोग ना। नेहा जी प्लीज हमारी सरकार तो जांच भी करवाती है, उसके ऊपर नेहा जी प्लीज कार्यवाही भी करती दिव्य है। दर्शनी जी देखिए, जहाँ पे अभी मैं एक छोटे से उसमें कहना चाहूंगी, अपनी बात रखना चाहूंगी कि संजीव वर्मा जी ने अभी जो कहा कि बरगलाने की स्थिति में, देखिए बरगलाने वाली बात नहीं है, ये पीएलएफएस का तरीका है आंकलन का। इसमें ये कोई हम उनको बरगला नहीं रहे हैं, ये डाटा आप चेक कर सकते हैं। ये कोई भी जनता का, कोई भी एक आम आदमी खुद चेक कर सकता है, ये उसके आधार पे ही बनता है। तो यहाँ पे अमेरिका और भारत की बात नहीं हो रही है, उनकी व्यवस्था ही इस तरीके की है कि उसका आंकलन उन्हीं के आधार पे किया जाता है कि अगर एक दिन भी कार्य करेगा तो भी उसमें जुड़ता है। दूसरी चीज, जहां तक सुझाव की बात है, तो देखिए सर, सबसे पहले इस समय की जो स्थिति है आपकी सरकार में, ये हम भी नहीं कह रहे, हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस के उसमें आप बात करें कंपैरिजन में, तो निश्चित रूप से आपकी सरकार तिनके का सहारा देने वाली तो है, लेकिन सर इससे प्रदेश उन्नति नहीं करेगा। प्रदेश की उन्नति के लिए यदि आप सुझाव भी चाहते हैं तो हम वो भी आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ की वेतन पे भी बात कीजिए। जहां पे आप कहते हैं महंगाई बढ़ती है, तो सर वेतन भी बढ़ाइए। वेतन की अगर आप बढ़ाएंगे तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाली बात स्थिति इस समय पे है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज, जहां तक महिलाओं की बात है, तो यदि आप चाहते हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पे रोजगार के आप रोजगार निकाल भी रहे हैं, तो सर सबसे पहले आप अपनी कानून व्यवस्था, अपने न्याय जो देने की जो एक व्यवस्था है, कानून तो अपना कार्य कर ही नहीं पा रहा सर। कानून से जब हम बात करते हैं ना न्याय की, तो वे ऊपर से सीधा एक ही जवाब देता है कि पार्टी का प्रेशर है, हम कर नहीं सकते। तो इसको आप प्लीज सही कीजिए। मेरी आपसे ये नम्र निवेदन कर रही हूं मैं कि ये स्थिति है धरातल की। ठीक है, सुभाष जी फाइनल कमेंट सर। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि जहां पलायन की मात्रा इतना ज्यादा हो, वहां 3% कोई मसला नहीं रखता। 3% ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। हाँ, ये सुखद सुनने में है, बिल्कुल है, और इसके लिए निश्चित तौर पे धामी सरकार को थैंक्स है
लेकिन ये थैंक्स में भाजपा इतराए नहीं, संजीव जी इसके लिए बल खाए नहीं। ये बड़ी सीधी बात है कि ये डाटा जो है 30% होता, 35% होता, 40% होता तो हम समझते हैं कि वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन चूंकि इन्हें खाने से ज्यादा उबकाई करने का भाजपा का अपना कल्चर है, तो वो भाजपा वो कर रही है। लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। रह गई बात रोजगार ढूंढने के लिए, तो सरकार ये यहाँ रोजगार ढूंढे जो यहाँ के प्रकृति के अनुकूल, जो यहाँ के पर्यटन के अनुकूल क्या रोजगार हो सकता है, यहाँ के वातावरण के अनुकूल क्या रोजगार हो सकता है, ये ढूंढना सरकार का काम है। एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और सुझाव देने के लिए सरकार कभी सुझाव मांगे उसके लिए बैठक बुलाए, विस्तारित बैठक सभी पार्टियों के, सभी पार्टी आकर के उनको सुझाव देंगी, कुछ पत्रकारों बुद्धिजीवियों सबको बुलाए, सब देंगे। ठीक है संजीव वर्मा जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिग्विजय, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और प्रत्येक युवा के हाथ में रोजगार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार हो, सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है और युवाओं को भी भरोसा रखना चाहिए और सरकार के जो प्रयास हैं उनमें अपना सहभागी भी बनना चाहिए। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका विजन 2025 देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड हो, और उसी दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, मैंने पहले भी आपसे बोला, अभी जैसे पूरा जितने हमारे एमओयू साइन हुए हैं, जैसे ग्राउंड होंगे, मैं सोचता हूँ इतने रोजगार हो जाएंगे उत्तराखंड में कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में हम इसको देखेंगे। हमारे यहाँ पर्यटन देखें, आईटी क्षेत्र देखें, स्वास्थ्य, शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी, दुनिया भर की इतनी पर्याप्त संभावनाएं हैं कि मैं सोचता हूं कोई भी हाथ खाली नहीं रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ युवाओं के साथ खड़े हैं और उनकी बेहतरी के लिए लगातार नीतियां का जो हमारे निर्माण हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा भरोसा रखना चाहिए और सरकार को अच्छे सुझाव यदि आपके पास हैं तो वो आप दीजिए और सरकार आपके साथ है। ठीक है, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं, जैसे संजीव जी आपने कहा कि कोई हाथ खाली ना हो, सबके पास रोजगार हो, यही हमारी भी उम्मीद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की चर्चा में। तो 3.5% जो बेरोजगारी दर में घटौती हुई है वो सुखद बात जरूर है, जैसा इस डिबेट में निकल कर आया, लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। अब देखना ये होगा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हवाला दिया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जब ग्राउंडिंग पूरी हो जाएगी उससे बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। तो उम्मीद यही है कि जो बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे हैं नौकरियों का, उन्हें जल्द रोजगार मिलेगा और ये जो 3.5% की घटौती है उसका प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।